नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बिहार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपी पुलिस एग्ज़ाम चल रहा है इस समय। तो आज हम लोग एमपी पुलिस 2 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं तो आप लोग पूरा एनालिसिस देख कर जाइएगा एग्ज़ाम देने। तो आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो देख लेते हैं, अमरकंटक से नर्मदा नदी और सोन और जोहिला नदी निकलती है। देख लीजिएगा, ऑप्शन में जो दिया गया था वही सही होगा। इसमें तीनों में से ये जो है अमरकंटक से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। आइए देख लेते हैं इन तीनों नदियों के बारे में कुछ देख लेते हैं जानकारी, जैसा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। नर्मदा नदी के बारे में देख लेते हैं। यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और वो भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। ये सोन नदी के बारे में, यह भी अमरकंटक के पास से निकलती है और गंगा की महत्वपूर्ण एक सहायक नदी है ये। और जोहिला नदी, यह सोन नदी की एक सहायक नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा नंबर कि राजघाट बांध की ऊंचाई और लंबाई कितनी है। तो राजघाट बांध की ऊंचाई 73.3 मीटर और लंबाई 573.29 मीटर है। इसके साथ ही 29.5 मीटर ऊंचे और 10.79 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध भी बनाए गए हैं। इसकी ऊंचाई 73.3 मीटर सीमेंट से बना हुआ बांध है ये, और इसकी लंबाई है 573.29 मीटर, जो कि ये भी सीमेंट से बना हुआ है। मिट्टी का बांध है 10.79 किलोमीटर लंबा बांध है। ठीक, तो आप लोग बांध और नदियाँ ये सभी परियोजनाएं पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे लगातार एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीर बुधान का मेला कितने वर्ष पुराना है। तो पीर बुधान का मेला लगभग 250 साल से अधिक पुराना है। यह मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सांवरा क्षेत्र में मुस्लिम संत पीर बुधान की मज़ार के पास आयोजित होता है। इसकी अवधि है, यह मेला लगभग 250 से भी अधिक वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। तो स्थान इसका है, किस स्थान पर होता है। यह होता है मेला शिवपुरी जिले के सांवरा क्षेत्र में लगता है। आयोजन इसका, यह मेला हर साल अगस्त से सितंबर महीने में मनाया जाता है। मुस्लिम संत पीर बुधान की याद में आयोजित किया जाता है यह मेला। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल की अपर लेक और लोअर लेक से को क्या कहते हैं। भोपाल की अपर लेक को भोजताल या बड़ा तालाब कहते हैं और लोअर लेक को छोटा तालाब कहते हैं। ये दोनों झीलें मिलकर भोज वेटलैंड का हिस्सा हैं। आइए अपर लेक के बारे में देख लेते हैं। अपर झील जो है, ऊपरी झील इसको बोलते हैं हिंदी में। इसे भोजताल या बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने करवाया था। तो देख लीजिए, ये जो है राजा भोज का चित्र बना हुआ है। और ये जो अपर लेक है, इसे बोलेंगे ये जो है पूरी, ये जो इधर दिख रहा है ये पूरी अपर लेक है। इसको ठीक है याद रखेंगे, देख लीजिए चित्र के माध्यम से आप लोग। आइए देख लेते हैं, और लोअर लेक को देख लेते हैं। देख लीजिए, निचली झील है ये, हिंदी में बोलते हैं। इसे छोटा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बनाया गया है। देख लीजिए, ये जो है लोअर लेक है, ये पूरा जो लोअर लेक है, देख लीजिए इसे। ठीक, आइए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बराबर क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। बराबर क्षेत्र, जिसे बराबर की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, बराबर के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में अवस्थित है। ये गुफाएं भारत में सबसे प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। गुफाएं और मौर्य काल से संबंधित हैं। स्थान है क्षेत्र के गया जिले से लगभग 24 से 31 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। महत्व, बराबर की गुफाएं आजीवक संप्रदाय, बौद्ध और जैन अनुयायियों के लिए साधना स्थल है। विशेषता इसकी है, यह गुफाएं अपनी गूंजती आवाज़ और शांत वातावरण के लिए जानी जाती हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमगढ़ बांध किसका बना है। तो भीमगढ़ बांध, ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया हो सकता है, और ये भीमगढ़ बांध किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी मतलब ये क्वेश्चन एक ही है, मतलब ये फॉर्मेट होता है पूछने का। ठीक, आइए देख लेते हैं। भीमगढ़ बांध से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर से याद रखिएगा। भीमगढ़ बांध जिसे आधिकारिक तौर पर ऊपरी वैनगंगा संजय सरोवर बांध के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा नदी पर स्थित एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये किससे बांध है? मिट्टी का बांध। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बांध जो मिट्टी का बना हुआ है, तो आप लोग बता दीजिए कि भीमगढ़ बांध। और ये 1972 में शुरू और 1988 में पूरा हुआ था इसका निर्माण जो है। सिवनी और बालाघाट जिले में सिंचाई और बिजली के लिए, सिवनी और बालाघाट, इसको भी याद रखिए, सिंचाई के लिए सहायक है ये बांध, और पर्यटक के लिए भी लोकप्रिय है। ठीक, और इसकी विशेषता को देख लेते हैं। मुख्य जानकारी, स्थान है इसमें वैनगंगा नदी पर सिवनी जिले की छपारा तहसील में। निर्माण 1972 में शुरू हुआ था, 1988 में पूरा हुआ था। इसकी विशेषताएं हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। संरचना, कुल लंबाई है इसकी 3.87 किलोमीटर, जिसमें केवल 280 मीटर हिस्सा कंक्रीट का है, जिसमें पानी की निकासी के लिए 10 गेट हैं। क्षमता इसका 519.38 मीटर है कि जल भराव क्षमता है, लाभ और उपयोग। ठीक, और इसकी ऊंचाई के बारे में देख लेते हैं। इसकी सिंचाई मध्य प्रदेश के 18,615 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई करता है। बिजली का उत्पादन में सहायक करता है। पर्यटक नौका विहार में सुविधा के कारण और एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। जल वितरक बांध का पानी सिवनी जिले के साथ साथ बालाघाट जिले तक भी जाता है। देख लीजिएगा, ये जो है यही बांध है भीमगढ़ बांध। ठीक, ये जो है बांध है, इसमें जो है ये गेट लगे हुए हैं, ये पानी इधर आ रहा है पूरा, ये मिट्टी का बांध बना हुआ है। ठीक, इसको याद रखेंगे, ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिक स्नेही का अवधारणा किसने दी थी। तो नाभिक स्नेही की अवधारणा को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। रदरफोर्ड को परमाणु और नाभिकीय भौतिकी में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से भारत के नाभिक की खोज के लिए नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक एक अवधारणा का संबंध कार्बनिक रसायन विज्ञान से है, और यह रासायनिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाला एक सिद्धांत है जिसे लगभग अलग अलग वैज्ञानिक ने विकसित किया है। नाभिक स्नेही, यह एक ऐसी प्रजाति है जो इलेक्ट्रॉन समृद्धि होती है, और यह धनात्मक केंद्र नाभिक पर आक्रमण करती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्साइड आयन और अमोनिया। ठीक, आइए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसके विपरीत यह एक इलेक्ट्रॉन कमी वाली प्रजाति है जो एक ऋणात्मक केंद्र पर आक्रमण करती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही किसी अन्य नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन करता है, जो रसायन विज्ञान में एक सामान्य प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर, भारत में पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। पुरातत्व के जनक कौन थे। इस प्रकार से पुरातत्व के जनक भी पूछा जा सकता है, और इस प्रकार से दोनों फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पूछने का। तो इसमें देख लीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में पुरातत्व के जनक के रूप में सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की थी और भारत में वैज्ञानिक पुरातत्व की नींव रखी थी। योगदान इसका है कनिंघम में ऐतिहासिक और पुरातत्व स्थलों की व्यवस्थित और वैज्ञानिक की जांच करना। उन्होंने सारनाथ, संकिसा और सांची जैसे स्थानों पर खुदाई करवाई और भारत के पुरातत्व मानचित्र को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थान है इसका
उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत के पुरातत्व स्थलों का संरक्षण करना था। ठीक। तो देख लीजिए, ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, देख लीजिए। ठीक। आगे क्वेश्चन पूछा गया था 7 नंबर कि ओणम के पुलिकली नामक पारंपरिक नृत्य में, नामक होगा इस पे, नृत्य में डैश का उपयोग किया जाता है, जिसमें कलाकार इस तरह कपड़े पहनते हैं। या तो ये क्वेश्चन पूछा गया था या ये पूछा गया था। ओणम के पारंपरिक नृत्य पुलिकली में बाघ की तरह पेंट किए गए कलाकारों का उपयोग किया जाता है। कलाकार अपने शरीर में पीले, लाल और काले रंग की धारियों से रंगत हैं और बाघों की तरह कपड़े पहनते हैं। ठीक। देख लेते हैं इसका। शरीर पर पेंट, कलाकार अपने शरीर को बाघ की तरह दिखने के लिए पीले, लाल और हरे काले रंगों से पेंट करते हैं और वेशभूषा इसका होता है बाघ जैसे दिखने के लिए एक मुखौटे और कुछ अन्य परिधान भी पहन सकते हैं। वाद्ययंत्र, यह नृत्य पारंपरिक वाद्ययंत्रों जैसे थकिल, उडुक्कू और चेंडा की धुन पर किया जाता है। ठीक। देख लीजिए, ये इस प्रकार के जो है कपड़े पहने रहते हैं, ये शेर की तरह कपड़े पहने रहते हैं पूरा, और मुंह में भी पहन रहते हैं और ये कलर किए रहते हैं हाथ और में। ठीक। ये पूरा ये वेशभूषा होता है इनका। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रैंड इस्लाम पुरस्कार किसे दिया गया। तो ग्रैंड इस्लाम पुरस्कार एक विशेष पुरस्कार नहीं है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम एक कैलेंडर वर्ष में सभी 4 प्रमुख टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन जीतने का एक उपलब्धि संदर्भित करता है। ठीक। इसके देख लेते हैं सभी के बारे में। 2025 में फ्रेंच ओपन के विजेता को देख लेते हैं। तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के विजेता हैं, ये इन्होंने जीता है। महिला में जीता है कोको गॉफ, अमेरिका की हैं। अन्य ग्रैंड स्लैम के हालिया विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियाई जैसे ओपन हो गया इसके ओवाक जोकोविच सर्बिया और नाओमी ओसाका जापान के हैं ये। और विंबलडन के नोवाक जोकोविच सर्बिया, और महिला में सिमोना हालेप रोमानिया की हैं। यूएस में हो जाएगा नोवाक जोकोविच सर्बिया और बियांका एंडरसन कनाडा की हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत की सबसे पहली और तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, और तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद और शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, 21 अप्रैल 1526 में शुरू हुई थी। किसके बीच हुई थी? जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, 14 जनवरी 1761 में शुरू हुई थी। ठीक, इसको याद रखेंगे ये पॉइंटों को। आगे है किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच 1761 की लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की। ठीक, शास्त्रीय नृत्य में मार्गम शब्द का क्या अर्थ है? तो मार्गम का अर्थ है एक पथ या मार्ग या भरतनाट्यम और अन्य शास्त्रीय भारतीय नृत्यों में प्रचलित नृत्यों का पारंपरिक क्रम। मार्गम का क्रम प्रत्येक कौशल को क्रम से प्रदर्शित करना, सटीकता, अभिव्यक्ति और सहनशक्ति। समुद्री जल को कौन सी प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ये क्वेश्चन 11 नंबर का था। तो देख लेते हैं। समुद्री जल को मुख्य रूप से रिवर्स ऑस्मोसिस, उत्कृष्ट परासरण और आसवन डिस्टिलेशन प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है, जिन्हें अलवणीय कहते हैं। रिवर्स
ऑस्मोसिस उत्कृष्ट परमाणु। इस प्रक्रिया में समुद्री जल को उच्च दबाव में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली में गुजारा जाता है। झिल्ली केवल पानी के अणुओं को ही गुजरने देती है, जबकि नमक के अन्य अशुद्ध वही पीछे रह जाते हैं। यह विधि उच्च दक्षता वाली होती है और बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए उपयुक्त होती है। आसवन डिस्टिलेशन, इसमें समुद्री जल को गर्म किया जाता है, जिसमें पानी वाष्पित होकर जलवाष्प बन जाता है। जलवाष्प फिर एक संघनित से गुजरता है, जहां यह ठंडा होकर शुद्ध पानी में बदल जाता है। इस शुद्ध जल को एक अलग पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 12 नंबर में हिस्ट्री से था यह क्वेश्चन कि बाबर का पूरा नाम जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का मध्य नाम और अंतिम नाम पूछा गया था। इसमें से बाबर के पूरे नाम में जाहिर उद्दीन और मोहम्मद, बाबर में मध्य नाम मोहम्मद और अंतिम नाम बाबर है। बाबर उसका उपनाम है, जबकि जाहिर उद्दीन उसका पहला नाम और मोहम्मद उसका मध्य नाम है। पूरा नाम जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर है, पहला नाम जाहिर उद्दीन है, मध्य नाम मोहम्मद है, ये अंतिम नाम है बाबर। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 13 नंबर का कि मध्य प्रदेश में संजा उत्सव के 16वें दिन को क्या कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में संजा उत्सव के 16वें दिन को शुरू विशेष नाम से नहीं जाना जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन कन्याएं इस दिन तक कई अलग अलग कृतियां बनाती हैं। 16 दिवसीय संजा उत्सव में 13वें दिन किलोकोट नामक एक विशेष आकृति बनाई जाती है, जिसमें पिछले 12 दिनों में बनाई गई सभी आकृति को दोबारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 14 नंबर की एक सींग वाला गैंडा होगा, गैंडा इस पे। ठीक, एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा मुख्य रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम भारत में पाया जाता है, जहां एक सींग वाले गैंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। भारत और नेपाल में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम भारत में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्राथमिक प्राकृतिक आवास और यहाँ इस प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। यह उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का जो है यह उद्यान एक सींग वाले गैंडों की आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा स्थान रखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जोहिला परियोजना किस नदी पर बनी है। तो देख लेते हैं, परियोजनाओं से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो जोहिला परियोजना जोहिला नदी पर स्थित है। यह नदी मध्य प्रदेश में बहती है और संजय गांधी सुपर थर्मल पावर बिरसिंहपुर के नाम पर पानी उपलब्ध कराती है। यह परियोजना जोहिला नदी पर बनाई गई, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। जोहिला बांध का निर्माण उमरिया जिले की किस किया गया है, जिसके पानी बारासिंहपुर में संजय गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों के एक सूची है, जिन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इस सूची में वर्तमान 61 विशेष हैं, जिनमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय सरकार जैसे शामिल हैं। मुख्य बिंदु इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देख लीजिए, शक्ति का विभाजन 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और 7वीं समवर्ती सूची में किया गया है। तो केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्ति के विभाजन को दर्शाता है। अधिकार इसमें है
कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का विशेष अधिकार राज्य विधानमंडल का है। वर्तमान में मूल रूप से 66 विषयों के साथ शुरू हुई यह सूची बाद में 61 विषयों तक कम हो गई। ये उदाहरण जैसे देख लेते हैं, इस सूची में शामिल कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय संरचना और न्यायालयों की संरचना, शराब, सड़कें, वन, ठीक। जैसे अपवाद इसके देख लेते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है यदि वह राष्ट्रहित में है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1966 से 69 के बीच पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश का मुख्य कारण क्या था। तो 1966 से 69 पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश का मुख्य कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल, युद्ध और संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति में वृद्धि। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को एक वास्तविक पंचवर्षीय योजना शुरू करने के बजाय 3 वर्षीय योजना बनानी पड़ी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना दयनीय विफलता के कारण सरकार योजना अवकाश घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था इसको, ठीक। तो युद्ध इस समय जो है 1962 के बीच भारत चीन युद्ध हो गया था। 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया था और युद्ध जैसे युद्धों ने देश से संसाधनों को दबाव डाला था। इसमें संसाधन की कमी, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के कारण संसाधनों की कमी हो गई थी। मुद्रास्फीति में वृद्धि, रुपये के अवमूल्य और अन्य आर्थिक कारकों के कारण मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि बढ़ गई थी, ठीक। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिल पा रहे हैं आज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है जीके जीएस का वेटेज बढ़ता जा रहा है अब, तो आप लोग इसको पूरा देखते जाइएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं लगातार शिफ्टों में। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप लोगों को सभी शिफ्ट का एनालिसिस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।